सो हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, अपन ने सारी चीज़ें देखी है अभी तक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा, एंगल ऑफ रिपोज देखा, कोन ऑफ फ्रिक्शन देखा और लास्ट पार्ट था रूलिंग फ्रिक्शन देखा अपन ने फ्रिक्शन के अंदर का, उसके केसेस भी दिखे। अब देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। एग्जैक्टली लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर 4 टाइप्स है, 1 2 3 4। तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या है, अपोजिट टू मोशन के एक्ट होता है। जैसे ये बॉडी है, ये सरफेस है, अगर ये इस साइड में फोर्स है, मोशन है, तो इस मोशन के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में आपका फ्रिक्शन लगेगा। और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इस डायग्राम पे एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मतलब क्या होता है, मतलब फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, आप सारे फोर्सेस देखो, सारे फोर्सेस भी देख लो आप। F इक्वल टू म्यू एन है या तो F इक्वल टू म्यू एन बाई आर है, तो ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ए नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया बट इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, रफनेस एंड सरफेस। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक बॉडी है, ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर अगर रखी है, तो इस बॉडी का जो टोटल सरफेस एरिया है, वो टोटल सरफेस एरिया कांटेक्ट में है क्या? कुछ तो भी गैप्स होंगे अंदर, कुछ तो गैप्स होंगे। तो गैप कितने नहीं हो सकते वो बोल नहीं सकते, लेकिन इन दोनों का कांटेक्ट एरिया या तो ये 1 स्क्वायर मीटर है, तो ये पूरा 1 स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, या 1 मीटर स्क्वायर के नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जो भी गैप्स है, जो भी पोरस है, वो दोनों के बीच में वो बिटवीन क्या एक्ट होगा। ठीक है, कांटेक्ट एरिया मतलब कितना आ गया, इसके जो पार्टिकल्स है इसके कांटेक्ट में रहेंगे, उसे कांटेक्ट एरिया बोलते हैं। लेकिन सरफेस एरिया पूरा का पूरा कांटेक्ट एरिया हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट इज द कांटेक्ट एरिया कैन बी इक्वल टू द सरफेस एरिया और लेस देन दैट सरफेस एरिया। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया बट इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, रफनेस एंड सरफेस फिनिश। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या दिया है, kinetic friction is constant for moderate speed but it is increased when speed decreases। ठीक है, एंड इट डिक्रीजेज विद स्पीड इंक्रीज। मैंने ये ग्राफ के अंदर भी बताया था आपको, जब कि फ्रिक्शनल फोर्स जो भी रहेगा वो मॉडरेट फ्रिक्शनल फोर्स के हिसाब से क्वाड्रेटर है, मतलब कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये एक कांस्टेंट स्पीड के हिसाब से कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने पिछले टाइम पे बोला, जब एक रेस्ट कंडीशन में है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जैसे थोड़ा सा वर्ज ऑफ मोशन होता है तो उसे काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। जैसे ही मोशन बढ़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। मोशन बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा है, उतना ही जितना ही फास्ट अपन मूव हो गया उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। इनडायरेक्टली अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना फ्रिक्शन कम होगा फॉर मॉडरेट स्पीड बट इंक्रीजेस। ध्यान में रखो यहाँ पे क्या पे, बट इंक्रीजेस व्हेन स्पीड डिक्रीज एंड इट डिक्रीजेस व्हेन स्पीड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे फ्रिक्शन कम होता है, और जैसे स्पीड कम होती है फ्रिक्शन बढ़ता है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर क्लियर है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए अपने को है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं अभी, वेज फ्रिक्शन देखते हैं वेज फ्रिक्शन। क्या लिखा है, वेज इज यूज टू लिफ्ट द लोड वर्टिकली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल। जब आपको लार्ज नंबर का जो भी लोड है वो अगर लिफ्ट करना है वहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के, एक वेज को लगा के आपको वेट को लिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे वेज रिएक्शन होगी पूरी आपकी। ठीक है, वेज के शेप्स जो है वो ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं और ट्रापेजोइडल भी हो सकते हैं। अपन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एफबीडी भी देखेंगे अपन अभी। ठीक है, अपने पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है W1, ये है W2। ठीक है, अपने को ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली P फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल P फोर्स अप्लाई करते हैं, तब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव होगा तो ये ऊपर मूव होगा। ठीक है, ये ऐसे मूव होगा हॉरिजॉन्टली तो ये वर्टिकली जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करें, हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर रहे हैं वर्टिकल मूव करने को, लिफ्ट करने के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, वेज फ्रिक्शन। ये चीज़ अपने को पूरी देखनी है। यहाँ पे अपन एफबीडी देखते हैं। ठीक है, ये एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है,
आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो बोले जाएगा कि इसका एफ ड्रॉ करके दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एफ अपनी निकलेगी, W1 की और W2 की। ये दोनों ऑब्जेक्ट को अपन सेपरेट किया, ये है W1, ये है W2, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेट एक्ट होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन CG पे एक्ट होगा। ये W1 हो गया, W2 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे W2 आ गया, दो वेट आ गए। अब उसके बाद में क्या है, इसके बाद में और क्या रहेगा बताइए मेरे जो, ये ऑब्जेक्ट बताओ या ये ऑब्जेक्ट बताओ, ठीक है। यहाँ पे CG पे एक्ट हुआ, यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा यहाँ पे, इसको कॉन्टैक्ट दिखने के तो बराबर है। इस नॉर्मल रिएक्शन का नाम देते हैं N। अब कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है अपने पास में, 1 2 और 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है अपने पास में। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से अगर देखिए अपन ने अपोजिट, यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से देखिए, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लोड करते हैं उसे नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे अपन। यहाँ पे जो हो गया N, ये प्रेशर, ये जो लोड जा रहा है, ये मूवमेंट कहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे टुवर्ड्स राइट एक जाएगा पोर्शन, जिसे अपन बोलते हैं μ11, ठीक है। μn1 यानी क्या हो गया, F मैक्स हो गया इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के लिए F मैक्स आ गया। अब W1 का लोड कौन कैरी कर रहा है, W2 कर रहा है, यानी कि ये दोनों के बीच में भी कुछ कांटेक्ट है। अब इसके ऊपर कुछ फोर्स रहेगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स रहेगा, इन दोनों फोर्स का नाम देते हैं अपन N2। अपने पास में ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, दो चीज़ें हो गई। अब ये जो W है, ये W रहा इस बॉडी को, या तो इस लाइन ऑफ एक्शन को कांटेक्ट में है, तो इसीलिए इस लाइन ऑफ कांटेक्ट से भी एक फोर्स आएगा, उस फोर्स को नाम देते हैं अपन N3, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान रखो, W2 वेट नीचे आया, W2 नीचे आया इसलिए ये N1 आ रहा है। दूसरा ये W1 का वेट भी W2 कैरी कर रहा है इसलिए N2 आ गया। यहाँ पे दो नॉर्मल रिएक्शंस आ गई। सेम W1 किसके ऊपर लोड दे रहा है, एक तो थर्ड सरफेस पर, सेकंड सरफेस पे, यानी कि यहाँ से N3 और यहाँ से N2, इतने आ गए। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इस साइड में जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका मूवमेंट कहाँ ऊपर जा रहा है, यानी कि ये ऊपर मूव हो रहा है, तो इसने नीचे फ्रिक्शनल फोर्स देगा यहाँ पे भी, इसका नाम देते हैं अपन μN2, सही है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव होगा तो यहाँ से भी नीचे की साइड में कोई फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, इसका मूवमेंट ऊपर है तो यहाँ पे भी नीचे फ्रिक्शनल फोर्स एक आएगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स को नाम क्या देते हैं अपन, μN3। देखो अपने पास में बराबर आ गया कि सारे रिएक्शंस, μN1 आ गया जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, इतना आ गया। अब सिर्फ यहाँ का बाकी है। अब ये ऑब्जेक्ट किधर मूव हो रहा है, इस साइड में मूव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जा रहा है, ऊपर के साइड में जा रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहेगा। इसका मूवमेंट इधर है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा, इसका नाम रहेगा μN2, ठीक है। ये इसकी FBD हो गई। देखिए ये P इस साइड में जा रहा है इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है, ये W इधर जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन आ रही, इसका पूरा मूवमेंट इधर जा रहा है तो इसीलिए इसका फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। ये जो W1 है, ये W1 ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं अपन, ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए इसका अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे μN2 आ गया। ये भी ऊपर जा रहा था, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए अपन ने μN3 लिया और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N3 यहाँ पे एक्ट हो रहा है। ये टोटल हो गया फ्री बॉडी डायग्राम इस वेज के लिए। ये चीज़ें याद रखनी है, कैसे कैसे आया, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन बेल्ट फ्रिक्शन। अभी ये है बेल्ट और एक पुली दिया है बेल्ट फ्रिक्शन के अंदर। ये जो है पुली है, सपोज ये बेल्ट गया है, ठीक है, ये बेल्ट दिख रहा है आपको, इस बेल्ट के अंदर टेंशन रहेगा T1 T2, इतनी चीज़ याद रखो। T1 को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, टाइट साइड टेंशन। T2 को क्या बोला जाएगा, T2 को क्या बोला जाएगा, स्लैक साइड टेंशन। और थीटा, ये जहाँ से कांटेक्ट हो रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एंगल का बीच का जो भी एंगल रहेगा उसे बोला जाएगा थीटा। थीटा विल बी इक्वल टू कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल विच इज बीन इन रेडियंस, रेडियंस जिसे अपन क्या बोलते हैं, लैप एंगल भी बोल सकते हैं, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, लैप एंगल भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पे क्या किया, T1 दिया, ये टाइट साइड है, ये जो बेल्ट है
ये बेल्ट और ये बेल्ट जो आ रहा है इस पुली के रिलेटेड, यहाँ से टेंशन इधर खींच रहा है और यहाँ पे एक लोड दिया है वहाँ पे, तो ये जो है स्लैक साइड, ये थोड़ी ढीली साइड है, ये टाइट साइड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन आने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, म्यू आएगा। यहाँ पे म्यू क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपके पास में। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला रहेगा, एक रेशो रहेगा, अपने हमेशा एक याद रखना, अगर बेल्ट फ्रिक्शन से अपने को डील करना है तो यहाँ पे एक रेशो रहेगा, उस रेशो को याद करना है अपने को। जो भी रेशो रहेगा टेंशन का, ये टेंशन रेशो याद रखना, ये टेंशन रेशो विल बी ऑलवेज इक्वल टू टाइट बाय स्लैक, टाइट बाय स्लैक, ये चीज़ याद रखनी है आपको। जैसे ही ये रखेंगे आप तो इसका मतलब क्या होता है, T1 बाय T2, T1 बाय T2 मतलब क्या होता है, ई रेस टू म्यू थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे कि आप अगर देखते हो, नॉर्मल बोल रहे हो कि अगर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सिविल मैकेनिकल के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल मैकेनिकल के लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, बट बेल्ट फ्रिक्शन के अंदर टेंशन रेशो क्या रहता है, ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसके अंदर ये ऑप्शन आपको टिक करना है, ये याद रखना है आपको हमेशा के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, टाइट बाय स्लैक इक्वल टू T1 बाय T2 विच विल बी इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ये है फ्रिक्शन है, थीटा इक्वल टू कॉन्टैक्ट एंगल, जिसे लैप एंगल भी बोलते हैं। T1 टाइट साइड है और T2 क्या है, स्लैक साइड। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वन, फ्रिक्शनलेस पुली। अब फ्रिक्शनलेस पुली आपने बहुत बार देखे भी होंगे। फ्रिक्शनलेस पुली मतलब क्या है, इस पुली के अंदर फ्रिक्शन है, ये लुब्रिकेटेड पुली रहेगी, इसके अंदर पुली ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों के एंगल का लैप एंगल क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच में का थीटा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ये क्या है, फ्रिक्शनलेस पुली है, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस पुली है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। यहाँ पे एक टेंशन रहेगा T1 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, टेंशन T2 रहेगा। अब याद रखना, ये बेल्ट और इस पुली के बीच में, ये बेल्ट और उस पुली के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, ये बेल्ट और इस पुली के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, यानी कि फ्रिक्शनलेस है, यानी कि म्यू क्या रहेगा, हमेशा इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अब रेशो है अपने पास में, रेशो क्या है अपने पास में, T1 बाय T2, यानी कि टाइट बाय स्लैक इक्वल टू क्या है, ई रेस टू क्या है वो, म्यू थीटा है, ठीक है। ई रेस टू म्यू थीटा यानी कि ई रेस टू 0 इंटू थीटा है, ये चीज़ें याद रखना, म्यू इंटू थीटा। ई रेस टू एनीथिंग या ई रेस टू 0 विल बी इक्वल टू 1, ये हमेशा याद रखना आपको। ई रेस टू 0 विल बी ऑलवेज 1, ई रेस टू विल बी ऑलवेज इक्वल 1, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा ये फॉर्मूला, T1 बाय T2 विल बी इक्वल टू ई रेस टू 0 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कि उसे क्या बोल सकते हैं अपन, T1 बाय T2 इक्वल टू 1। इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, T1 इक्वल टू T2। याद रखना हमेशा फ्रिक्शनलेस पुली के अंदर T1 और T2 की वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, इसलिए T1 इक्वल टू T2। ये चीज़ें आपको बाय हार्ट करके रखनी है। ये कैसा आया क्या है, ये अपने प्रूफ किया, फ्रिक्शनलेस पुली के अंदर टेंशन और स्लैग जो साइड से ये दोनों भी सेम है, सेम। बेल्ट फ्रिक्शन के अंदर अपन ने देखा था यहाँ पे फ्रिक्शन पुली थी, इसलिए इस फ्रिक्शन पुली के अंदर T1 बाय T2 का जो फॉर्मूला है ई रेस टू म्यू थीटा आया, और यहाँ पे T1 बाय T2 यानी कि 1 आया। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी, दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। फ्रिक्शन पुली के लिए T1 बाय T2 इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा है, और फ्रिक्शनलेस पुली के लिए T1 बाय T2 इक्वल टू 1 है, यानी कि T1 इक्वल टू T2 है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद में अपन देखेंगे जनरलाइज्ड केस। जनरलाइज्ड केस किस चीज़ के लिए, कि अगर यहाँ पे यहाँ पे जो बॉडी है, ये बॉडी वर्ज ऑफ मोशन के अंदर आती है, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या क्या होता है, और इसके मूवमेंट कैसी होती है, इसका फ्रिक्शन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे अभी, ठीक है। जस्ट वेट। मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन प्लेन पे है, वो एंगल कितना है, थीटा है। इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई किया P अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका कुछ वेट है, ये है W। अब इसके अंदर अपन देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डिनोट किए अपन ने, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, P है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, अपना वेट W है, वेट कहाँ पे एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड CG से,
ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड सीजे से एक्ट होगा, यानी कि ये क्या आ गया यहाँ पे डब्ल्यू, ये क्या आ गया डब्ल्यू, ये एंगल। अब ये जो एंगल रहेगा ये क्या है थीटा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहते हैं। ये लास्ट टाइम अपन ने देखे थे, ये लास्ट टाइम अपन ने प्रूव किया है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस किया जाए, एक्स एक्सिस किया जाएगा यहाँ पे। जो भी ट्राई करेगा इस साइड में, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन, जो भी इसका अपोजिट फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ तो फोर्स बनेगा, यहाँ पे कुछ तो एक फोर्स बनेगा। अब ये जो W है, इस W को थीटा है, इसको अगर दोनों चीज़ों में कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया अपन ने, वाई एक्सिस और एक्सिस में अगर रिजॉल्व करना है इस W को, तो यहाँ पे अपने को कैसा रिएक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे W कॉस ऑफ थीटा और ये W साइन ऑफ थीटा। ये थीटा क्यों है ये एक बार प्रूव कर लेते हैं अपन, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ प्रूव करके। मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल है, ये एंगल क्या है थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से एक सीधा W आ रहा है। अब ये एंगल अगर थीटा रहा तो ये एंगल कितना रहेगा 90 रहेगा। हेंसफोर्थ वी कैन से ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना रहेगा, टोटल एंगल कितना है 180, 180 में से 90 गया बचा 90, 90 माइनस थीटा, यानी कि एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल आता है ये एंगल क्या रहेगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल एक दूसरे को, हेंसफोर्थ ये एंगल भी कितना रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। अब टोटल ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कितने का है 90 का है, ये कंपोनेंट कितने का है 90 का, ये वाला डिग्री पूरा 90 डिग्री। उसके अंदर से इतना एंगल अगर माइनस करते हैं अपन, उसके अंदर से ये वाला कंपोनेंट अगर माइनस करते हैं जो 90 माइनस थीटा, तो हेंसफोर्थ वी कैन से ये जो एंगल इधर का मिलेगा उसका नाम रहेगा थीटा। वो कितना मिलेगा अपने को थीटा, ठीक है। ये चीज़ फिर से एक बार प्रूव कर दी आपके सामने। ये चीज़ अपने को हमेशा ध्यान रखनी है अभी कि एंगल ऑफ थीटा कैसा आया वो, ठीक है। अभी यहाँ पे एंगल ये थीटा मिल गया अपने पास में। इस वेट के दो कंपोनेंट है, थीटा के एडजेसेंट जो भी रहेगा, थीटा के एडजेसेंट जो भी रहेगा उसे अपन कॉस लेंगे, कॉस ऑफ थीटा, ये हमेशा याद रखो। और जो परपेंडिकुलर जो रहेगा W साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का दिमाग से निकालो, यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है कि थीटा के एडजेसेंट जो भी रहेगा वो कॉस रहेगा और जो परपेंडिकुलर है वो साइन रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या है इसके से रिलेटेड नहीं, वो सपोर्ट के परपेंडिकुलर रहेगी। अगर ये सपोर्ट के रहेगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नॉर्मल आएगा। इतनी चीज़ें आपको, W नीचे के साइड में और N जो रहेगा नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर रहेगा। अगर इसको परपेंडिकुलर रहा तो यहाँ पे भी बता सकते हैं अपन N। क्लियर है यहाँ तक। अब ये चीज़ अगर ऊपर मूव हो रही है, अगर ये चीज़ ऊपर मूव हो रही है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन रहेगा। वो फ्रिक्शन क्या रहेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। उस फ्रिक्शन का नाम क्या रहेगा, यहाँ पे F रहेगा। उस F को क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू इंटू एन। इस F को क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू इंटू एन। इस फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको। अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब n इक्वल टू डब्ल्यू रहेगा कि यहाँ पे नहीं रहेगा, n इक्वल टू डब्ल्यू रहेगा क्या, स्टैंडर्ड रॉन्ग है। अगर नॉर्मल रिएक्शन और W रिएक्शन अगर एक ही लाइन में है, अगर इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर आप दे रहे W तो इसका परपेंडिकुलर कौन रहेगा, या तो उसी कोलिनियर क्या रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा। यानी कि इन दोनों के अंदर समीशन ऑफ y इक्वल टू 0, बट यहाँ पे समीशन ऑफ y इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, इसीलिए n विल नॉट बी इक्वल टू W। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मोशन कौन से डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। इसे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये y एक्सिस है। इस y एक्सिस के ऊपर आपका नॉर्मल आ गया और इसका अपोजिट जो है इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा। उस फ्रिक्शन का नाम रहेगा म्यू इंटू एन। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब इसकी सारी चीज़ें अपन देखते हैं कैसे कैसे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ठीक है। अब एक साइन कन्वेंशन के लिए याद रखो आप, साइन कन्वेंशन याद रख लो। साइन कन्वेंशन, फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से जितने भी फोर्सेस आएंगे वो सारे पॉजिटिव रहेंगे। और फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन, जो फ्रिक्शन आएगा, जो भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा फोर्स के और या मोशन के, वो क्या रहेगा, नेगेटिव। इतनी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। ये दोनों साइन कन्वेंशन याद रखो। फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉजिटिव एंड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन इज नेगेटिव। अब
ये जो टोटल बॉडी है, इस बॉडी का अपन क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब वाई एक्सिस में कितनी रिएक्शन है यहाँ पे, एन, ये एक हो गया और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया जिसका नाम क्या है, डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 0। हेंस वी कैन से दैट एन इक्वल टू डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ अपने पास में आ गई है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स देखते हैं क्या आएगा। आप क्या देखेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा वो देखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स में कितनी डायरेक्शन से इधर, मोशन के हिसाब से जितने जा रहे हैं वो सब पॉजिटिव रहेगा, मोशन के अपोजिट में रहेगा और नेगेटिव रहेगा। अब पॉजिटिव यानी कि पी एक अकेला पॉजिटिव आ गया, माइनस इसका ऑपोजिट कौन है, डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा, डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा बराबर है माइनस ये एक फ्रिक्शन है म्यू एन, म्यू एन क्लियर है, म्यू एन टू एन इक्वल टू 0। अब एन की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू कॉस थीटा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी माइनस डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू 0। ये 3 स्टार करके रख लो, क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा, अगर पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी इन जनरलाइज्ड केस, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूला को लिखने के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू सॉरी पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया जनरलाइज्ड केस। अब इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या दिया है देखिए आप, न्यूमेरिकल में दिया है एक पी ऑब्जेक्ट दिया है जिसकी वैल्यू है पी और यहाँ पे एक एंगल दिया है थीटा, ठीक है। डब्ल्यू दिया है 300, म्यू दिया है 0.3 और डिटरमाइन क्या बोला है, पी रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव यानी कि वर्ज ऑफ मोशन। यहाँ पे क्या करना है, वर्ज ऑफ मोशन निकालना है, वर्ज ऑफ मोशन निकालना है मतलब कौन सा, इम्पेंडिंग निकालना है अपने को। यहाँ पे जनरलाइज केस का अपन यूज़ कर सकते हैं, जनरलाइज केस का यूज़ करके यहाँ पे अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है भैया, अपन इसी को डबल ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। आ गया इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री, सेम यही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है आपको, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे एक ऊपर जा रहा है जिसे नाम देते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे एक है P, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। यहाँ से एक नीचे परपेंडिकुलर आया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है W, जिसका नाम क्या है W। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, W कॉस ऑफ थीटा, ये 30 डिग्री आएगा, W साइन ऑफ थीटा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन का नाम क्या हो गया, F म्यू एन, F म्यू एन। इतनी चीज़ें क्लियर है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब इसके अंदर के वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं अपन। W कितना है 300, W साइन 30 यानी कि 300 साइन ऑफ थीटा, साइन 30 कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कितना है, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 यानी कि W साइन थीटा इतना कितना होता है 150 आता है, सिंपल है। साइन थीटा साइन 30 कितना है 1/2, 1/2 यानी कि 300 इंटू 1/2 यानी कि 150 हो गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये क्या है W कॉस ऑफ 30, इतना क्लियर है आपके सामने। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेज अपने को लेने हैं यहाँ पे, याद रखो। अब वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेज, ये एक फोर्स है ऊपर जा रहा है जिसको पॉजिटिव रहेगा, माइनस 300 कॉस ऑफ 30 इक्वल टू 0। फिर n का वैल्यू क्या आएगा, n इक्वल टू 300 कॉस ऑफ 30। इतनी चीज़ क्लियर है आपकी। अब फ्रिक्शन कितना है अपने पास में, फ्रिक्शन कितना दिया है अपने को, म्यू इंटू एन है, जो ये फॉर्मूला के ऊपर से दिया है अपन ने, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू एन कितना है, एन कितना दिया है यहाँ पे निकाला अपन ने 300 कॉस ऑफ 30। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे अपन, वहाँ पे निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे कितना एक ही पॉजिटिव आ रहा है यानी कि P माइनस इसका ऑपोजिट वाला, इसका ऑपोजिट 150
इसकी वैल्यू अपन ने कैरी आउट की ना, यहाँ पे 150 निकली, ठीक है। 150 माइनस म्यू इंटू एन, यानी कि 0.3 इंटू 300 कॉस ऑफ 30 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ऐसे, P इक्वल टू 150 प्लस 0.3 इंटू 300 कॉस ऑफ 30, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका फाइंड करोगे आप, कैलकुलेट करोगे, तो P की वैल्यू क्या आएगी अपनी 227 न्यूटन। यहाँ पे आप कैल्सी यूज़ करके आपका फॉर्मूला निकाल सकते हैं डायरेक्ट। cos 30 की वैल्यू एक आएगी इंटू 300 इंटू 0.3 प्लस 150। ये टोटल अगर आप सॉल्व करोगे तो 227 न्यूटन आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार वापस से देख लो कैसा किया है, क्या किया। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाला, फिर उसके बाद में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला है। फ्रिक्शन की वैल्यू अपन ने बाइफरकेट की, एन की वैल्यू अपन ने आंसर में पुट किया और डायरेक्टली अपने को आंसर क्या मिला, पी का वैल्यू मिला है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। सेम अपन ने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई अपनी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया है, देखिए फिर से। एक ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर म्यू दिया है 0.2 न्यूटन दिया है, डब्ल्यू दिया है 15, और क्या पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है। अब समझो, इसको जनरलाइज करेंगे अपन। ये कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया। डब्ल्यू कितना है, 15 है। यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल भी कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू एन। अब याद रखो, मैंने आपको पिछले टाइम पे भी ग्राफ के पहले बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू मूवमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू मूवमेंट, यानी कि F इक्वल टू क्या रहेगा, मूवमेंट, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू मूवमेंट कितना है, 2 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 2 न्यूटन। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स, अगर यहाँ पे पूछा गया होता कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल निकालो, अगर पूछा गया होता मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आती थी अपनी, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन यानी कि कितना आ गया, म्यू कितना है अपने पास में 0.2, एन कितना है 15। 0.2 इंटू 15 कितना आता है आंसर, 3 आता है। तो ये आपका आंसर राइट आएगा, ये आपका आंसर राइट आता था। ये किसके लिए, एफ मैक्स के लिए आता था, अगर आपको एफ मैक्स पूछा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, तो आपका आंसर क्या है, 2 न्यूटन। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन दिया है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक ऑब्जेक्ट दिया है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर बताया है, यहाँ पे एक फोर्स दिया है, यहाँ पे एक मूवमेंट दिया है। ये मोशन कितना है, 18 न्यूटन का। ये कितना एंगल पे, 4 डिग्री पे, और यहाँ पे डब्ल्यू दिया है 50 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना है, तो अब इसको अगर रिएक्शन कैसे करेंगे अपन, इसको अपन डबल ड्रॉ करते हैं, इसको डबल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, W दिया है, W कितना दिया है, 50 न्यूटन दिया है। अब यहाँ पे इसको रेजिस्ट करने के लिए एक N रहेगा, बट यहाँ पे भी एक फोर्स दिया है। ये फोर्स कितने पे दिया है, 18 न्यूटन, ये 4 डिग्री पे दिया है। अब याद रखो, मैंने हमेशा बोला था W और N हमेशा इक्वल रहेंगे, लेकिन वो कब इक्वल रहेंगे, जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन ऑफ F ऑफ Y के अंदर अगर ये दोनों ही फोर्स रहे बाकी कुछ नहीं रहेगा, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक कंपोनेंट दिया है वो 18 न्यूटन 4 डिग्री के ऊपर है, तो इसलिए 18 न्यूटन 4 डिग्री के हिसाब से इसको अगर रिजॉल्व करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 18 क्या होगा, कॉस ऑफ 4 डिग्री, और इसको वर्टिकल में अगर मैं कंपोज करूँगा तो 18 साइन ऑफ 4 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों इसको रिजोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ अपने पास में n है और यहाँ पे एक फ्रिक्शनल रिएक्शन आ गया। फ्रिक्शनल रिएक्शन क्या रहेगा, F इक्वल टू म्यू इंटू एन। अपने को सिंपल चीज़ याद रखनी है, सिर्फ 2 ही चीज़ों पे से इसका आंसर आना है, x और y एक्सेस, ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास में। अब यहाँ पे अपन ने क्या करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0 लगाना है। f ऑफ y कितना है, n कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब n इक्वल टू n माइनस क्या है यहाँ पे 50, w का जा रहा है, नीचे जा रहा है, n माइनस 50 माइनस ये क्या है 18 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव, बराबर है, प्लस 18 साइन ऑफ 4 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कैसा, n इक्वल टू 50 माइनस 18 साइन ऑफ 4 डिग्री, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है।
ये हो गया अपना आंसर n का। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का फाइंड करना है इक्वल टू 0। अब ध्यान में रखो एक्स डायरेक्शन के कितने फोर्सेस अपने पास में, ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, सिर्फ दो ही फोर्सेस अपने पास में। ये फोर्स कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट साइड जा रहा है, इसलिए 18 cos ऑफ 4 डिग्री माइनस ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है, माइनस म्यू इंटू एन इक्वल टू 0 बराबर है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन म्यू एन इक्वल टू 18 cos ऑफ 4 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब एन की वैल्यू पुट करो, म्यू इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 50 माइनस 18 साइन ऑफ 4 डिग्री बराबर है इक्वल टू 18 cos ऑफ 4 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान में रखो, अब cos ऑफ 4 डिग्री 18 cos ऑफ 4 डिग्री की टोटल वैल्यू कितनी है मालूम है क्या अपने को, कुछ मालूम है क्या, नहीं कैलकुलेट करनी है तो इसको अपन टोटल ऐसा लिख सकते हैं क्या, म्यू इक्वल टू 18 cos ऑफ 4 डिग्री डिवाइडेड बाय 50 माइनस 18 साइन ऑफ 4 डिग्री। अगर इस चीज़ को आप कैलसी में सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.36 आंसर मिलेगा। म्यू की वैल्यू कितनी आती है 18 cos ऑफ 4 डिग्री डिवाइडेड बाय 50 माइनस 18 साइन ऑफ 4 डिग्री। सिंपल है, कोई झिझक कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अपन ने क्या किया, जो भी बॉडी दी थी उस बॉडी के अंदर के फोर्सेस को अपन ने रिजॉल्व किए एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अंदर से। जहाँ पे थीटा एंगल जिस एक्सिस को रहेगा उस एक्सिस पे कॉस आएगा और जिसके अपोजिट परपेंडिकुलर रहेगा उस पर साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने दोनों को रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद में अपन ने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई लिए। एफ ऑफ वाई लेने के बाद में अपने पास में एन की वैल्यू एक आ गई। एन की वैल्यू आने के बाद में अपन ने क्या किए, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाले, एफ ऑफ एक्स को सॉल्व किए, एन की वैल्यू पुट की और पुट करने के बाद में फिर म्यू का आंसर निकाले। म्यू कितना है 0.36 आंसर आया। अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जितने भी मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ ना उतने न्यूमेरिकल ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। बाद में भी मैं ये वीडियो की लिंक आपको वापस भेजूंगा, उस वीडियो की लिंक आप पॉज करके देखो, ये न्यूमेरिकल सारे आपको उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है दिया, एक ऑब्जेक्ट दिया है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मूवमेंट दिया है वो दिया कितना है 100 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स दिया है। ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना है। यहाँ पे क्या दिया है, एक स्ट्रिंग लगा के दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रिंग का एक टेंशन है। इसका म्यू कोएफिशिएंट कितना है 0.2 दिया है और डब्ल्यू कितना दिया है यहाँ पे 981, मतलब इस टोटल जो बॉडी का वेट दिया है 981 दिया है। क्लियर है तक। अब टी की वैल्यू निकालनी है अपने को, यानी कि इस बॉडी के टेंशन की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करनी है अपने को। जस्ट एबल टू मूव, जस्ट एबल टू मूव करना है अपने को, यानी कि इंस्टेंटली जब ये मूव होगा तो ये मूव होते टाइम पे उस टेंशन की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करना है। ठीक है, जस्ट मूव यानी कि वर्ज ऑफ मोशन। ठीक है, ये बॉडी जब वर्ज ऑफ मोशन में रहेगा तो उस टाइम पे टेंशन की वैल्यू कितनी उतना फाइंड आउट करना है। अब अपन क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को वापस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे एक टेंशन फोर्स है वर्टिकल साइड में टी है। अब टोटल जो वेट है ऊपर से जो आ रहा है, टोटल वेट इस बॉडी का सी जी के ऊपर एक्ट हो रहा है वो कितना है 981। इतना क्लियर है आपको। अब इतना क्लियर होने के बाद में यहाँ पे ये जो लोड दिया है, ये मोमेंट दिया है, ये मोशन कितना है इसका 100 न्यूटन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगी जिसका नाम रहेगा एन। अब यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, वो इक्वल एंड अपोजिट बोल सकते हैं क्या अपन, यहाँ पे ना इसके ऑपोजिट रहेगी। वो ऑपोजिट क्या रहेगा, म्यू इंटू एन रहेगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट म्यू इंटू एन रहेगा। सिर्फ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है इसके अंदर। आपको जब भी 100% आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है, आपको हमेशा इसके अंदर एक ही चीज़ याद रखनी है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एफ ऑफ वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। ये चीज़ याद रखनी है। अपवर्ड जाने वाले जितने भी वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाने वाले वो निगेटिव। अब यहाँ पे अपवर्ड वाले कौन से हैं, एन प्लस टी माइनस 981 इक्वल टू 0। यानी कि अपन नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं क्या, 981 माइनस टेंशन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अब समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब कितने फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में, ये ध्यान में रखो, एक ये है और एक ये है, बराबर है। ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, यानी कि 100 माइनस म्यू एन इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपन, म्यू एन इक्वल टू 100 लिख सकते हैं अपन। अब एन की वैल्यू कितनी है 981 माइनस टी है। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, म्यू एन टू
981 माइनस टी इक्वल टू 100, ऐसा लिख सकते हैं अपन, लिख सकते कैसा, बराबर है। अब म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 दिया है, यानी कि 981 माइनस टी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.2 लिख सकते हैं ऐसे अपन, ठीक है। मतलब ये क्या आएगा, 981 माइनस टी इक्वल टू 500 आएगा, बराबर है। इसको अपन लिख सकते हैं क्या अभी, t इक्वल टू 981 माइनस 500, यानी कि t की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, 481, ये क्या मिलेगी, न्यूटन वैल्यू मिलेगी, यानी कि टेंशन की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 481 वैल्यू है टोटल, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल को आप बहुत ध्यान से देखिए, एक बार वापस से देख लीजिए, पढ़ने के बाद में आपको पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 6 आइडेंटिकल बुक्स है, सारे के सारे एक साथ में दिए, 1 2 3, मतलब ऐसी सारी बुक्स दी है, ये पहली बुक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसी 6 की 6 बुक्स दी है। ये 6 बुक्स अपने हाथ में ऐसे पैक करके रखी है। अब ये बुक और हाथ के बीच में इन्होंने क्या दिया है, म्यू निकालना है अपने को। 6 आइडेंटिकल बुक्स ईच ऑफ 100 न्यूटन, जितनी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऑल दिस 6 बुक्स ये आइडेंटिकल बुक्स है, जिनका हर एक का वेट कितना है, 100 न्यूटन है। फाइंड क्या करना है, म्यू करना है बिटवीन द बुक एंड द हैंड, यानी कि यहाँ पे का म्यू और यहाँ पे का म्यू फाइंड करना है। सिंपल है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो, मैंने अगर ऐसा बुक पकड़ा है तो ये बुक का वेट कहाँ पे रहेगा, नीचे। अगर मैंने ये दोनों साइड से ऐसे पकड़ा है तो ये पूरे बुक का वेट कहाँ पे, नीचे जाएगा, क्लियर है। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये बुक नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 बुक्स है, बराबर है। मेरे हैंड का प्रेशर कितना लग रहा है, यहाँ पे हाथ का प्रेशर कितना लग रहा है, 400 प्रेशर लग रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स है, यानी कि दोनों प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। 400 न्यूटन दे रहा है। अब ये टोटल बुक कहाँ पे सरपास होगी, नीचे सरकने की कोशिश करेगी। अगर मैं ऐसे पे पकड़ा हूँ ये दोनों साइड से, ये बुक का वेट कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे के साइड में जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैंने अगर टोटल बुक का अगर वेट यहाँ पे लिखा तो 600 इंटू 6 अगर लिखा, यानी कि 600 न्यूटन लिख सकता हूँ ना, ऐसे पूरा का पूरा नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये क्या आ गया, पूरा का पूरा W आ गया। अब ये अपना N हो गया, ये N हो गया अपना, ये दोनों क्या हो गया, N नॉर्मल लोड आ गया, ये नॉर्मल लोड आ गया। दोनों नॉर्मल लोड के हिसाब से यहाँ पे एक फ्रिक्शनल आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन। यहाँ पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू है म्यू इंटू एन है। क्लियर है यहाँ तक। अब सिंपल सी चीज़, इसके बाद में क्या करना है अपने को, क्या करते हैं पर हमेशा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लगाना है। एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लगाया तो कितने हैं वर्टिकल में, म्यू इंटू एन प्लस म्यू इंटू एन माइनस 600 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। 2 म्यू इंटू एन इक्वल टू पॉजिटिव 600, म्यू इंटू एन कितना आएगा अपना, म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी आएगी, 300 आएगी। क्लियर है। अब n कितना दिया है यहाँ पे, n दिया है 400, n कितना दिया है, 400 दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अगर n 400 दिया है, n 400 दिया है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर n की वैल्यू 400 है तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, म्यू इंटू 400 इक्वल टू 300, म्यू इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 400, 0 0 0 0 कैंसिल, यानी कि 0.75, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी आती है अपनी, 0.75। सिंपल है, डरने की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ हर एक चीज़ से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें एक छोटा सा पॉइंट बचा है जिसका नाम है बेल्ट फ्रिक्शन। बेल्ट फ्रिक्शन के कुछ केसेस है, वो केसेस अपने को देखने के, तो लिफ्ट द लोड एक है, तो उसके बाद में टू होल्ड द लोड एक है, और फिर उसके बाद में लास्ट बचा है लैडर फ्रिक्शन बचा है। ये सारी चीज़ें अपन चेक करते हैं, ठीक है।